आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीसी के ऑर्डर 2 रूल 3 जो कि डील करती है जोइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। जोइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, ये कॉज ऑफ एक्शन मीन्स क्या होता है? जब किसी दो पार्टी के बीच कोई डिस्प्यूट एराइज होती है और उस डिस्प्यूट के एराइज होने की जो आधार होती है उसे हम कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। मीन्स वो डिस्प्यूट कहाँ से एराइज हुई है उस कारण को हम कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राइट को हम कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। तो ये जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन मीन्स क्या होता है? जब किसी सूट में एक से अधिक कॉज ऑफ एक्शन हो किसी सेम पार्टी के अगेंस्ट, तब इसे एक ही सूट में हम फ्रेम कर सकते हैं। ये हमारा ऑर्डर 2 रूल 3 कहती है। अब इसे हम और थोड़ा डीपली समझते हैं कि जब किसी एक एग्जांपल लेते हैं कि एक लैंडलॉर्ड है और एक टेनेंट है। टेनेंट जो है पिछले 3 सालों से लैंडलॉर्ड को किराया नहीं दे रहा है और टेनेंट जो है 50,000 रुपया एज अ लोन लैंडलॉर्ड से लिया हुआ है। तो अब ये जो टेनेंट है ना ही लोन रीपेमेंट कर रही है और ना ही किराया दे रही है। तो ये जो लोन नहीं दे रही है, किराया नहीं दे रही है, तो ये दो कॉज ऑफ एक्शन एराइज होते हैं टेनेंट के अगेंस्ट। लैंडलॉर्ड क्या करेगी? टेनेंट के अगेंस्ट एक सूट फाइल करेगी जिसमें वो इन दोनों कॉज ऑफ एक्शन को सूट में फ्रेम कर सकती है, क्योंकि हमारा ऑर्डर 2 रूल 3 में बताया गया है कि अगर एक से अधिक कॉज ऑफ एक्शन हो लेकिन वो सेम पार्टी के अगेंस्ट हो, डिफेंडेंट सेम हो, तो वो क्या कर सकती है? सूट में इसे फ्रेम कर सकती है। और एक बात, डिफेंडेंट एक हो या एक से ज़्यादा हो, जैसा कि ऑर्डर 1 रूल 1 एंड ऑर्डर 1 रूल 3 में हमने पढ़ा था, मोर देन वन प्लेंटिफ और मोर देन वन डिफेंडेंट। मीन्स प्लेंटिफ जो हो एक से ज़्यादा हो लेकिन डिफेंडेंट जो है एक सेम होनी चाहिए इन दो कॉज ऑफ एक्शन के लिए। तो प्लेंटिफ क्या करेगी? अगर एक से ज़्यादा है, उनकी सेम इंटरेस्ट है उस सूट में उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तब वो सूट में ऐड हो सकती है। और जब सूट में एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन है लेकिन डिफेंडेंट क्या है? एक से अधिक है, लेकिन वो जो डिफेंडेंट एक से अधिक है वो सारे डिफेंडेंट वो दोनों कॉज ऑफ एक्शन से जॉइंट होनी चाहिए, तभी वो क्या करेंगे? सूट में उन्हें लाया जा सकता है। तो बेसिकली ये ऑर्डर 1 रूल 3 कहना चाहती है कि जब किसी सूट में एक से अधिक कॉज ऑफ एक्शन हो और पार्टी सेम पार्टी के अगेंस्ट हो तो उन्हें एक ही सूट में फ्रेम किया जा सकता है। ये मैटर नहीं करता है कि डिफेंडेंट कितने और प्लेंटिफ कितने, लेकिन सबके इंटरेस्ट सेम होनी चाहिए सूट में। और सब क्लोज 2 में बताया गया है, रूल 3 के सब क्लोज 2 में बताया गया है कि ये सूट फ्रेम होने के बाद उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वाइज उस कोर्ट में और उसकी सब्जेक्ट मैटर वाइज उस कोर्ट में ट्रांसफ़र होगी मामला। मीन्स उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से उसकी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन डिसाइड होगी और उस सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से उसकी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन डिवाइज होगी। अब देखते हैं हम इसे बैरक लैंग्वेज में। ऑर्डर 2 रूल 3 कहती है, रूल 3 की सब क्लोज 1 कहती है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर कोई प्रोविज़न ना हो तभी ये जो ऑर्डर 2 रूल 3 है एप्लीकेबल होगी, जहाँ कहा गया है कि अ प्लेंटिफ में यूनिट इन द सेम सूट सेवरल कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। प्लेंटिफ क्या कर सकती है? एक ही सूट में सेवरल कॉज ऑफ एक्शन को यूनिट कर सकती है, ला सकती है, अगर वो सेवरल कॉज ऑफ एक्शन जो है सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट हो और द सेम डिफेंडेंट्स जॉइंटली, या डिफेंडेंट एक हो या एक से अधिक डिफेंडेंट हो, and any plaintiffs having cause of action in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendant jointly may unite such cause of action in the same suit। means जहाँ पे एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है या बहुत सारे डिफेंडेंट है, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन जो है वो सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट हो, तभी उसे सूट में लाया जा सकता है। या फिर एक प्लेंटिफ है या एक से अधिक प्लेंटिफ है और एक डिफेंडेंट या एक से अधिक डिफेंडेंट के अगेंस्ट सेम कॉज ऑफ एक्शन हो, उन्हें सूट में लाया जा सकता है।
सब क्लोज टू कहती है वेयर कॉज ऑफ एक्शन आर यूनाइटेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एज रिगार्ड्स द सूट शेल डिपेंड ऑन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट सब्जेक्ट मैटर एट द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूटिंग द सूट। जब सूट हम फाइल करते हैं तब उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अमाउंट जो वैल्यू है उस सूट की उस हिसाब से और उसकी सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से वो सूट का जुरिस्डिक्शन होगी। तो ये रहा 1 और 2।